El Salvador was the country who recently considered allowed Bitcoin as a legal tender. El Salvador was the country which allowed Bitcoin as a legal tender. ठीक है? And the answer is Malaysia. ठीक है? Malaysia. बाकी नए वेरिएंट का नाम क्या है फ्रॉम साउथ अफ्रीका which is considered as a potential concern? The variant name is Omicron. ठीक है? Omicron. तो अभी वापस घर पे रहो और बाहर जाना बंद कर दो. ठीक है? शादी वादी में मत जाना. अभी तो पूरा 2-3 महीना शादी है, शादी शादी है. क्या करेंगे पता नहीं. अभी एनआरआई लोगों को देख के मेरे को डर लगता है. पहले अच्छा लगता था, अभी खतरा महसूस होता है थोड़ा. ठीक है, चलो. यू नो अबाउट द ट्रांसफर ऑफ पावर टू कमला हैरिस बिकॉज जो बाइडेन वॉज अंडरगोइंग सर्जरी. ओके, so she is considered as the first female president of United States who has the presidential power, vice president who held the power of president. ठीक है? हाँ, नेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स बाय नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है? आज के करंट अफेयर्स में नहीं रखा है. दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे उसको खुद को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ा हूं उसमें से. एक है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS 5, और दूसरा ये है हमने जो बात की वो. ठीक है? तो वो देख लेंगे, लेकिन उसमें से बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे. ठीक है? चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर. सबसे पहले थोड़ी ना 26/11 के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसे याद रखनी जरूरी है. 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स, 13 इयर्स इस इवेंट को कंप्लीट हुए हैं. यू शुड नो फ्यू पर्सन्स associated with this incident. Why? Because whenever this kind of anniversary are celebrated, a number of articles appear in newspaper. So we should know something about that particular event. We should know about ATS chief Hemant Karkare, Major Sandeep Unikrishnan, Mumbai Additional Police Commissioner Ashok Kamte, Vijay Salaskar, and Tukaram Omle. These are the significant people among many other martyr people who lost their life that day. ठीक है? Because everyone from the President of India to some senior minister, they talk about this issue. तो हमें पता होना चाहिए. ये थोड़े से नाम याद कर लो. ठीक है? And two more things to remember about this incident. This attack was organized by a terrorist outfit in Pakistan called Jaish-e Mohammed. ठीक है? LET, लश्कर ए तैयबा. JEM तो मसूर अजहर वाला. लश्कर ए तैयबा LET. ठीक है? जिसका हेड का नाम है हफीज सैयद. ठीक है? ये दो चीज पता होनी चाहिए. LET, Hafiz Sayyid, he heads this organization. There were total 10 terrorists who attacked in different places of Mumbai. One was captured alive. आपको पता होगा. ठीक है? इतना लिख लो और इतने फैक्ट्स इस इवेंट के बारे में आपको याद होने चाहिए बस.
ओके, लिख लिया आप सबने? LET इज हेडेड बाय हफीज सैयद, और JEM करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसका लेना देना नहीं है इस इवेंट से, लेकिन JEM करके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जश ए मोहम्मद, वो दूसरा ही भाई साहब है, मसूद असर करके उनका नाम है, ही हेड्स दिस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज रिसेंटली 13th एनिवर्सरी वॉज ऑब्जर्व्ड ऑफ दिस डेडली टेरर अटैक्स। ठीक है, ओके गाइस, चलो आगे चलते हैं। वन क्वेश्चन, which constitution is the longest constitution of the world? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। And on which date Constitution of India was enforced? January 26, 1915. And on which date the Constitution of India was ratified? Ratified मतलब सबने सिग्नेचर all the members of the Constituent Assembly, they ratified, मतलब साइन। अगर प्रियम्बल पढ़ा है तो उसके अंदर ही लिखा है ये चीज, ठीक है। प्रियम्बल अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो उसके लास्ट लाइन में ही लिखा है, ठीक है। दूसरी बात, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन से लोगों से अपना पावर डिराइव करता है? कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन कहां से पावर डिराइव करता है? ऋषित और सिद्धांत, वेरी गुड, परफेक्टली क्लियर आंसर, वेरी गुड। पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। अगेन प्रीएम्बल पढ़ लेना 2 घंटे के बाद। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, ठीक है। तो द आंसर इज द पीपल ऑफ इंडिया, they from them the constitution derives the power, ठीक है। समझ गए इतनी बात? आज कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा खेलेंगे पूरे लेक्चर में, ठीक है। मैं ऐसे डालते रहूंगा। चलो आगे चलेंगे। रिवर सिटी अलायंस, मैंने हमेशा से कहा है, एनी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू बी अंडरस्टूड, समझना है आपको उसको, ठीक है। सबसे पहले क्या अलायंस है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये अलायंस है, और इस अलायंस के ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में यू शुड नो, ठीक है। रिवर सिटी अलायंस, नाम से ही आधा काम हो जाता है। इट इज अबाउट एन अलायंस ऑफ दोज सिटीज which are situated on the bank of any river, ठीक है। आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं अगर एक सिटी के पास से नदी गुजरती है। फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन थिंक अबाउट द यमुना रिवर। यमुना इज कंसिडर एज द गार्बेज ऑफ दिल्ली एंड यूपी, बिकॉज एनी रिवर विच इज लोकेटेड इन द विसिनिटी ऑफ अ मेजर सिटी इज हेवीली पॉल्यूटेड रिवर। ये पता है आप लोगों को। जैसे साबरमती देख लो आप, ठीक है, सिर्फ जो 5 ब्रिज है वहां तक ही पानी अच्छा है, उसके आगे पीछे कभी जाके देखो, आपको रियलिटी पता चल जाएगी, ठीक है। तो इन सारी रिवर्स को क्लीन करने के लिए, अच्छी रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए ये अलायंस लॉन्च किया गया है, to discuss and exchange information for the sustainable management of urban rivers. याद रखना, this project is only for urban rivers, ठीक है।
अगर अर्बन रिवर है तो किसके अंडर आएगा? हाउसिंग अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड जल शक्ति मिनिस्ट्री। ठीक है, ये दोनों ने मिलकर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है एंड दे हैव आल्सो कोलैबोरेटेड विथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, अंडरस्टूड गाइस? पता चल गया आपको? लिख लो, इट इज अबाउट टू मेंटेन एंड कीप रिवर सिस्टम हेल्दी एंड सस्टेनेबल। ठीक है, लिख लो। हो गया? ठीक है, ओके, देन आंसर दिस क्वेश्चन। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाय विच पर्सनैलिटी? कौन से भाई साहब ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्चुअली में राइट किया था? रिटन, हैंड रिटन। आपने मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझो, वापस पे कह रहा हूं। अवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाय विच पर्सनैलिटी? जब कॉन्स्टिट्यूशन पक्का कर लिया कि यही अब तो है, तो उसको लिखा गया होगा, तो वो कौन किसने लिखा है? सिद्धांत और बाकी सबने सही लिखा है। अनमोल, वेरी गुड। द आंसर इज प्रेम बिहारी। भाई साहब का नाम है द रिनाउंड पर्सनैलिटी, हिज नेम वॉज प्रेम बिहारी। ठीक है, मैं सिर्फ एक ही इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल से ये सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको। ठीक है, पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर इसके लिए। चलो आगे चलेंगे। द आंसर इज प्रेम बिहारी। ठीक है, चलो देखो, प्लीज पे अटेंशन, स्टार मार्क कर दो इस टॉपिक पे। आई होप आप लोग यूनेस्को एज एन ऑर्गेनाइजेशन उसका इंपॉर्टेंस समझ रहे हो। यूनेस्को और इंडिया का एसोसिएशन हर लेक्चर में आता है फॉर वन और द अदर रीजन। आता है कि नहीं आता है? अंडरस्टूड? यूनेस्को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है बिकॉज इंडिया को लेके काफी सारे डेवलपमेंट्स होते हैं। 2 साल पहले ऑलरेडी एग्जाम में यूनेस्को से पूरा एक पैराग्राफ आपको पूछ चुके हैं, और यूनेस्को की एक्टिविटीज ऐसी होती है विद रेफरेंस टू इंडिया कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में वी टॉक अबाउट यूनेस्को सिटी विच वेर फेमस फॉर एनी काइंड ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, याद है आपको? जिसमें कश्मीर को रिकॉग्निशन मिला था फॉर इट्स आर्टिफैक्ट्स। याद आ रहा है? श्रीनगर। ठीक है, तो चलो अभी समझते हैं। नाउ ये सारे सिलेक्शन करती है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। ऑल दिस सिलेक्शन आर डन बाय वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी एंड रिसेंटली इंडिया again created a period of 4 years in this particular committee which is called World Heritage Committee starting from 2021. ठीक है, and India was also re-elected to the executive board of UNESCO. ठीक है, तो आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि इंडिया इज रिप्रेजेंटिंग whole of the Asia Pacific region. We are re-elected again for the second term. ठीक है, and in totality this is the 4th term of India at World Heritage Committee.
अंडरस्टूड गाइस? फटाफट लिख लो। यूनेस्को's हेडक्वार्टर इज इन पेरिस। मैंने आपको पढ़ाया है। इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन दैट रिसेंटली which two sites in India were added in the World Heritage List, तो आपका आंसर क्या होगा? पढ़ा चुका हूं आपको। श्रीनगर नहीं होगा। मैंने आपको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के बारे में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पूछा है। साइट। तीर्थराज सिंह, वेरी गुड। ध्यान से सुनो, एक बार और ध्यान से सुनो, फिर अपना माइंड अप्लाई करना। मैंने पूछा साइट के बारे में पूछ रहा हूं, मैं सिटी के बारे में नहीं पूछ रहा। देखो पहली बात तो ठीक है, सिटी के बारे में पूछता तो ओरछा और ग्वालियर आप आंसर देते तो शायद सही हो जाता। मैंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पूछा है। साइट। सिद्धांत, वेरी गुड, आपका भी सही है। देखो आप लोग कैसे कंफ्यूज हो रहे हो गाइस, इसलिए मैं बार बार कहता हूं साइट के बारे में पूछा है। SITE। प्लीज राइट डाउन, इट वॉज धोलावीरा एंड रुद्रेश्वरा टेम्पल, ऑल्सो नोन एज रामप्पा टेम्पल। दोनों सेम ही है, सो डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ। रुद्रेश्वरा टेम्पल and Ramappa temple, they both are same, and the other was Dholavira, which is located in Gujarat, and Ramappa temple is located in Telangana. अब क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन वर्ल्ड हेरिटेज। इंडिया में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? इंडिया में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? ऋषित, शैलराज, सौम्या, अनमोल, वेरी गुड गाइस। एक बार सोचो और फिर बताओ। सिद्धांत, वेरी गुड। टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? खुशी, करेक्ट। द आंसर इज 40। 38 ऑलरेडी थी, ये दो ऐड की गई और टोटल हो गई 40। ये मैंने आपको सारा रिवीजन करवा दिया है। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने एक मैप रखा था इंडिया का, जिसमें हर एक स्टेट में कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके विजुअल्स भी थे। बिकॉज मैं टाइम एंड अगेन कह रहा हूं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अंडरस्टूड? चलो आगे चलेंगे। आई होप अभी कोई डाउट नहीं है इसको लेके। चलो आगे चलेंगे। इंटरपोल की नीड आगे जाके मैं बताता हूं, ठीक है? चलो ओके, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो, देन पढ़ के लिख लेना। देखो, RIC is a platform for 3 countries to discuss issue of mutual concerns. RIC stands for a platform of Russia, India, and China. So recently, we were the chair or we were the head of this particular 18th foreign minister meeting. कौन चेयरमैन था इस 18th फॉरेन मिनिस्टर्स मीट का? इंडिया था, ठीक है? एंड इट वाज हेल्ड इन अ वर्चुअल फॉर्मेट। प्लीज विदाउट फेल राइट डाउन द नेम ऑफ चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी एंड रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लेवरोव। ये 3 भाई लोग वर्चुअल फॉर्मेट में मिले थे एंड दे टॉक्ड अबाउट सम म्यूचुअल कंसर्न्स।
आपके हिसाब से क्या हो सकते हैं ये म्यूचुअल कंसर्न्स? कोविड, अफगानिस्तान, वेरी गुड, ठीक है। कोविड और अफगानिस्तान ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं, एंड देयर वर आल्सो टॉक्स अबाउट टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन मींस एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू अफगानिस्तान, ठीक है। आप सबको पता होगा गाइस दैट रिसेंटली पाकिस्तान अलाउड इंडियन ट्रक्स टू पास थ्रू देयर टेरिटरी टू प्रोवाइड व्हीट फॉर अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने इंडिया को हां बोला है कि यू कैन सेंड व्हीट टू अफगानिस्तान एज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस थ्रू वाघा बॉर्डर। ओके, वाघा बॉर्डर तो बहुत फेमस है, आई एम श्योर आपको पता ही होगा, ठीक है। एंड अवर external affairs minister also emphasized on one concept which is called one earth one health, ठीक है, one earth and one health, लिख लो। और अभी इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो। आरआईसी की चेयरमैनशिप विल नाउ पास ऑन टू चाइनास मिनिस्टर फॉर द नेक्स्ट ईयर। 2022 में इंडिया किसको चेयरमैनशिप देगा? चाइना को, ठीक है, लिख लो। RIC was established in late 90s. Can you tell me the name of two organizations in which these three countries are member? मुझे दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिसमें ये तीनों तीन कंट्री मेंबर्स हैं। तीर्थराज, G7 is wrong, totally wrong. NATO is wrong. United Nations will be a right answer, and SCO, Shanghai Cooperation Organization, will be a right answer, and BRICS will be also a correct answer. ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। रिसेंटली कौन सी कंट्री को एससीओ में ऐड किया गया है? यार फालतू आंसर दे रहे हो यार, ऐसा कैसे चलेगा यार। इट वॉज ईरान, ठीक है, ईरान। कोई जापान लिख रहा है, कोई कुछ और लिख रहा है। चाइना तो ऑलरेडी मेंबर है एससीओ का, हितवी। मैंने कहा रिसेंटली ऐड किया गया एससीओ। चाइना तो एससीओ का फाउंडिंग मेंबर है। चाइना इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एससीओ, ठीक है। द आंसर इज ईरान। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? अच्छा, यू शुड नो दैट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे अच्छे पेंटिंग्स किए गए हैं। पेंटिंग्स, कैन यू टेल मी द मोस्ट फेमस पेंटर हु हैड पेंटेड ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑन द डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? भाई राजा रवि वर्मा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। उनके पेंटिंग्स देखने हैं, लक्ष्मी विलास पैलेस चले जाओ, मस्त देखने को मिलेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर भी नहीं है। द आंसर इज नंदलाल बोस। नंदलाल बोस एंड बिहोर सिन्हा, ये दोनों शांति निकेतन में थे, एंड दे बोथ हैव ड्रॉन ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑन द पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स of Constitution of India.
वन आंसर इज नंदलाल बोस एंड द अदर इज बिहोर सिन्हा. ठीक है, अंडरस्टूड. चले आगे. चलो, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 नवंबर. Why? Because on this date, the Constitution of India was ratified by the Constituent Assembly. ठीक है, it was ratified and adopted. और एनफोर्समेंट 26 जनवरी 1950 को किया गया था. जब ये कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था ऑन 26 जनवरी, इंडिया वॉज सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ठीक है, लेकिन जो बात के जो आए हैं वर्ड्स, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर, और बाकी कौन रहा? कोई नहीं बाकी रहा, इंटीग्रिटी है. ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये सब ऐड किया गया ऑन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, अंडरस्टूड. चेयरमैन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहली बार कब मिली थी? ऑन विच डेट? द आंसर इज 9th December 1946. सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फंक्शनिंग, और आई वुड से it was functioning in two different ways. One task was to draft Constitution of India. When the assembly was meeting for the purpose of drafting of the constitution, it was presided by Rajendra Prasad. And the other task of the Constituent Assembly was to make regular laws, because 1946 से लेके 1950 तक को कुछ कानून बनाने पड़ेंगे देश चलाने के लिए. सो तब जब ऐसे मिलती थी, तब उसको हेड कौन करता था? एनी आइडिया? अरे भाई, अंबेडकर साहब का कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी. पहले ये बात पता चल गई. व्हेन ऑर्डिनरी लॉज वेर फ्रेम, तब इट वॉज प्रिसाइडेड बाय जीवी मालवांकर. एंड व्हेन द असेंबली वॉज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, इट वॉज प्रिसाइडेड बाय राजेंद्र प्रसाद. ये पता चल गया. इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है. एंड जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9th December 1946 को मिली, तब सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन बना था? टेम्पररी प्रेसिडेंट, द फर्स्ट प्रेसिडेंट. एनी आइडिया? वेरी गुड. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. ठीक है, बाद में राजेंद्र प्रसाद की बारी आई और बाद में जीवी मालवंकर की बारी आई. ठीक है, फॉर द टेम्पररी पर्पस द फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज सच्चिदानंद सिन्हा. ओके, नाउ टेल मी, हु वॉज दिस एमिनेंट पर्सन कॉल्ड B.N. राव? ये भाई साहब कौन थे? B.N. राव. यस, ही वॉज अ प्रोटम टेम्पररी चेयरमैन. ठीक है,
Dr. Sachidanand Sinha was a temporary chairman, or I would say president. He was a temporary chairman. B.N. Rao was constitutional advisor. ठीक है, he was the constitutional advisor. समझ गए? अब सारे क्वेश्चंस आएंगे, अगर कुछ भी आए तो ये हाँ मैं जानता हूं, he also represented यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। देखो मेरी बात समझ लो, दिस इज पार्ट ऑफ सम स्टैटिक क्वेश्चंस। ये सारे के सारे स्टैटिक क्वेश्चंस है जो आपको पता होने चाहिए। अंडरस्टूड? एक बात और याद रख लेना, महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना, दे वेर नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये दो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट लीडर्स थे, बट दे वेर नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अरे भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बने हैं, ही वॉज जस्ट द चेयरमैन। जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली तब ही वॉज द टेम्पररी चेयरमैन, बस ही वॉज द फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन। बाद में ऑन द परमानेंट बेसिस Rajendra Prasad became the chairman when the constitution making was in process, and Jimmy Malvankar when ordinary laws were framed. ठीक है भाई, पता चल गया? चलो अभी आगे चलेंगे, इतना काफी है। अगर कुछ ज्यादा पूछना है तो पूछ लेना, ठीक है। चलो 26 नवंबर बहुत ही जोरदार दिन है, ठीक है, बिकॉज इस दिन एक और जोरदार पर्सनालिटी के साथ एसोसिएटेड है। हिज नेम इज वर्गीस कुरियन। स्टार मार्क कर देना, दिस ईयर ही विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज इनकी 100th हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। समझ रहे हो मेरी बात? वाई दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज उनका 100 वाला हैप्पी बर्थडे है, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ना, और पिछले 10 दिन का न्यूज़पेपर ले लो, इंडियन एक्सप्रेस, कुछ ना कुछ इनके बारे में लिखा होगा, ठीक है। हर एक आर्टिकल आया होगा इनके बारे में, एडिटोरियल, कि हाउ विथ हिज विजन, विथ हिज स्किल्स, इंडिया बिकेम मिल्क, आई वुड से मिल्क अबंडेंट कंट्री। ओके, तो चलो पढ़ लेते हैं। November 26, he was born in Kozhikode in Kerala, also known as father of white revolution. National Milk Day celebrates Milk Day 2021 commemorates the 100th birthday of Dr. Kurian. ठीक है। Most important, this celebration as National Milk Day was started for the first time in 2014, and this initiative was by Indian Dairy Association. Indian Dairy Association ने 2014 से, that was the first time when National Milk Day was celebrated. Okay, he played an instrumental role in Operation Flood. Operation Flood was the operation launched by Indian government back in 1970 to make India a milk surplus country. Understood? पहले इतना लिख लो, बाद में आगे भी काफी सारी चीजें लिखना है। मैंने 2 स्लाइड में इनके सारे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स लिखे हैं अच्छे से, ठीक है। तो इतना लिख दो, फिर आगे देखते हैं क्या और लिखना है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड है तो ऑपरेशन ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये कौन सी पर्सनालिटी के साथ एसोसिएटेड है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है? चलो अभी सोच लो, मैं आगे इसका आंसर पूछूंगा वापस। आज इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा अपने को।
इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताना यार, नॉर्मन बोरलो तो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। देखो, लास्ट ईयर इंडिया बांग्लादेश का 50th सेलिब्रेशन था, फ्रॉम 1971 टू 2021। तो आपको पूरा का पूरा 5 क्वेश्चन पूछ लिए थे, बाकी सारी कई एग्जामों में बांग्लादेश के ऊपर क्वेश्चंस थे। इन द सेम वे ये 100, 75, 125, 150 सेलिब्रेशंस वाले इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, ठीक है। तो हमें पढ़ना पड़ता है उसके बारे में। लिख लिया? जाऊं आगे? जल्दी लिखो। आगे चले एवरीबॉडी? चलो, ये सारी चीजें लिखनी है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1965, the then Prime Minister Lal Bahadur Shastri, he said Dr. Kurian to replicate the Anand scheme. Anand is a district situated in Gujarat. कि आप आनंद में जो आपने मॉडल इंप्लीमेंट किया है उसे पूरे नेशन में आप इंप्लीमेंट करो। सो व्हेन दिस वाज आस्क्ड टू डॉक्टर कुरियन, तो उसे अप्लाई करने के लिए ही फाउंडेड first institute which is called National Dairy Development Board, NDDB. It was founded by Dr. Kurian. Now Anand Dairy was replicated in the districts of Gujarat. सबसे पहले गुजरात में ही इसे रेप्लिकेट किया गया, ठीक है। एंड इट वॉज बॉट अंडर वन ऑर्गेनाइजेशन, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जिसका एक्चुअली में नाम है अमूल। आप अमूल जो आज दूध देखते हो उसका ओरिजिनल नेम क्या है? GCMMFL, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ठीक है। और अमूल उनका ब्रांड नेम है। ये इतना पता चल गया? अमूल जो आप देखते हो इट्स अ ब्रांड, लेकिन कंपनी कौन सी है? द आंसर इज गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। देन ही फाउंडेड अनदर इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद। ये इंस्टीट्यूट का काम क्या है? टू मैनेज कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स कैसे चलाए जाते हैं इन एन इफेक्टिव वे, इन एन इंडिपेंडेंट वे, यहां पे इसके कोर्स कराए जाते हैं। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, IRMA, ठीक है। ही हैज ऑल्सो, अरे भाई अमूल का कोई फुल फॉर्म नहीं है, ठीक है, अमूल ब्रांड का नाम है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन was also honored with several awards, including Raman Magsaysay Award, Krishi Ratna Award, and World Food Prize. He has also received Padma Shri, Bhushan and Vibhushan. ठीक है, लिख लो। ये अवार्ड्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम एक एग्जाम में पूछा था कि
दो पर्सनालिटी के नाम दिए थे और नीचे चार ऑप्शन दिए थे, और क्वेश्चन ऐसा पूछा था, एक मदर टेरेसा थे और दूसरा आई डोंट नो कौन थे, और ऐसा पूछा था कि इनमें से कौन सा अवार्ड इन दोनों पर्सनालिटी को मिल चुका है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए। लिख लो। हो गया गाइस, चले आगे। एवरीबडी, आप सबने लिख लिया तो आगे जाऊं। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। हो गया, जाऊं मैं आगे? फिर मत कहना कि सर पीछे करो। चलो ठीक है, लेट्स गो देन। देखो अभी कह रहे हैं सर वेट, तो मैं कब से पूछ रहा हूं यार। नहीं ऋषित, ये मेरे को याद नहीं है, पता नहीं। हाँ, 26 नवंबर 1893, आई एम श्योर 26 नवंबर ही थी वो, मुझे एक्चुअली में नहीं पता। अरे वाह, अच्छी बात, मतलब थैंक यू हाँ बताने के लिए। 1893 आई रिमेम्बर, 26 नवंबर नहीं पता मुझे वो। मतलब ये 26 नवंबर के दिन सब कुछ करना चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है। सब खतरनाक खतरनाक चीजें होती है 26 नवंबर को, ठीक है। चलो भाई, लिख लिया? चलो आगे चलेंगे। स्वॉट सैटेलाइट, स्वॉट सैटेलाइट, सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। बस इतना समझ लो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये लॉन्च किया है। द आंसर इज नासा। बस। एंड नासा ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? फ्रांस की स्पेस एजेंसी के साथ। बस। सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी, इसका मतलब क्या है? ये सैटेलाइट क्या काम करेगा? सरफेस वाटर जो है, रिवर, लेक्स, इन सब चीजों का मॉनिटरिंग करना। ओशन, दैट इज द जॉब ऑफ दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट। बस इतना ही लिखना है। लिख लो, फिर आगे चलेंगे। सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि ये मिशन कौन से ऑर्गेनाइजेशन का है, बस। और मैंने जो लास्ट टाइम पढ़ाया था, मुझे उसका आंसर दो। सीबीआई की डायरेक्टर की सिलेक्शन कमिटी में कौन तीन जन होते हैं? सीबीआई के डायरेक्टर की सिलेक्शन कमिटी में विच थ्री एमिनेंट पर्सन आर
Prime Minister of India, leader of opposition, Chief Justice of India, or any other person nominated by him, any other judge nominated by him. ठीक है, वेरी गुड, ये लिख लिया. तो आगे चलेंगे. चलो, लेट्स गो गाइस. सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा. सीबीआई में सेकंड पोजीशन होती है आफ्टर डायरेक्टर. डायरेक्टर इज द टॉप पोजीशन इन सीबीआई. सेकंड इज स्पेशल डायरेक्टर. अभी कौन है? प्रवीण सिन्हा. तो हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज ही वॉज इलेक्टेड एज अ डेलीगेट टू रिप्रेजेंट द एशिया रीजन in the executive committee of the इंटरपोल. समझ गए? इंटरपोल की जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है उसमें एशिया को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रवीण सिन्हा, ही हैज बीन इलेक्टेड. इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. इनको इलेक्ट कहां पे किया गया? द 89th इंटरपोल जनरल असेंबली जो टर्की में हुई है, वहां पे इनको इलेक्ट किया गया. इस्तांबुल टर्की. ठीक है. एंड इन द सेम कमिटी मेजर जनरल अहमद नजर अल रईसी, ही हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरपोल. इंटरपोल के प्रेसिडेंट कौन है अब से? मेजर जनरल अहमद नजर अल रईसी. ठीक है, लिख लो. हाँ, हेरिटेज कमिटी में दैट वाज बेसिकली एज जयशंकर वाज टॉकिंग अबाउट इंडियाज अचीवमेंट्स एट डिप्लोमेटिक लेवल. The one was at the Interpol and the other was at World Heritage Committee. हो गया, चलेंगे आगे. जानकी कोई बात नहीं, यू कैन सी द वीडियो अपलोडेड ऑनलाइन. ठीक है. पैसा फटाफट लगो, फटाफट. हो गया, चले आगे. चलो, आंसर दिस क्वेश्चन. हमने प्रीडेटर ड्रोन कौन सी कंट्री के पास से खरीदने का डिसाइड किया है? प्रीडेटर. क्या ऋषित, क्या ईवा, क्या यार ऐसा करने का यार? वंश, माही, ये 2 हफ्ते पहले पढ़ाई हुई चीज ने यार ऐसा कैसे कर लिया? चाय पाई पियो यार. प्रीडेटर ड्रोन कौन सी कंट्री से खरीदने वाले थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से. और सिद्धांत, आप बताओ कौन सी कंट्री थी? कौन सी कंपनी के पास से खरीदने वाले थे? लॉकहीड या बोइंग? कौन सी कंपनी के पास से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कौन सी वेरी गुड. सब लोग फंस भी गए मेरे ट्रैप में. मैंने स्पेसिफिकली बोला था
कि प्रीडेटर ड्रोन्स है वो ना बोइंग बनाती है ना लॉकहीड मार्टिन बनाती है। अपनी नोट्स देखो पुरानी और मेरे को अभी आंसर दो। ये मैंने 2 हफ्ते पहले पढ़ाया था और मैंने तब भी आपको बोला था कि ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग यहां पे गलती करोगे। बिकॉज जब भी यूएसए से हम कोई इक्विपमेंट लेते हैं तो आपको याद आएगा बोइंग या तो फिर लॉकहीड मार्टिन। हाँ सिद्धांत, वेरी गुड, अब जाके याद आया। द आंसर वॉज जनरल एटॉमिक्स। ठीक है, उनके पास से हम 30 खरीदने वाले हैं, 10 आर्मी के लिए, 10 नेवी के लिए और 10 बाकी जो एक रह गया एयरफोर्स के लिए। ठीक है, आई होप यू गाइस रिमेंबर नाउ। अंडरस्टूड? तो ये बताओ, तो फिर जो इंडियन एयरफोर्स मिराज एयरक्राफ्ट यूज करती है, मिराज, मिराज 2000, वो हमने किससे खरीदा था? अगर जो न्यूज़पेपर पढ़ता है उसको इसका आंसर आएगा, गारंटी आएगा। वेरी गुड सिद्धांत। ऋषित, खुशी गलत आंसर है। मिराज 2000 is something that we got from France back in 1990s, early 1990s, 2000। ठीक है, फ्रांस के पास से हमने खरीदा था। डसॉल्ट एविएशन, द नेम ऑफ द कंपनी इज डसॉल्ट एविएशन। चलो देख लेते हैं, लिख लो। इंडियन एयरफोर्स टू रिसीव 2 मिराज 2000 क्रेनर एयरक्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, और एंड देयर आर टोटल 50 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट इन इंडियन एयरफोर्स। नाउ वो थोड़े पुराने हो चुके हैं, तो उनको अपग्रेड करने का काम किसको दिया गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, लिख लो गाइस। हो गया। डसॉल्ट एविएशन, डसॉल्ट। हाँ वेरी गुड। रफेल भी हमने खरीदा था फ्रांस से। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे चलेंगे। चलो लेट्स गो एड नाउ। अक्रॉस स्किम, अक्रॉस स्टैंड्स फॉर एटमोस्फियर एंड क्लाइमेट रिसर्च, मॉडलिंग, ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अक्रॉस करके एक सिस्टम है विच इज एसोसिएटेड विद एटमोस्फियर एंड क्लाइमेट रिसर्च। ठीक है, इसको रिसेंटली गवर्नमेंट ने और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है विद अ बजट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़, इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा। ठीक है, एंड दिस स्कीम इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। बेसिकली वेदर, एटमोस्फियर, क्लाइमेट को लेके जितना भी कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ चीजें बेहतर बनानी है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, इस सारे पर्पस के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी 5 साल पहले, आई थिंक 2 साल पहले, 3 साल पहले। ठीक है, अंडरस्टूड? आपको पता नहीं होगा, एक एग्जांपल दे देता हूं कि ये सारी चीजें कैसे यूजफुल होती है। जैसे कि इसरो का एक सैटेलाइट है, ठीक है, वो बेसिकली अमूल जो डेयरी है उसको फीडबैक प्रोवाइड करता है कि फॉडर कहां पे है, ताकि जो भैंस, बकरी, गाय है उनको वहां पे ग्रेजिंग करने के लिए ले जाया जा सकता है। दिस इज हाउ दिस थिंग्स वर्क्स विथ ईच अदर। ठीक है,
एटमोस्फियर एंड क्लाइमेट रिसर्च के लिए मुझे एक्चुअली अभी वो सैटेलाइट का नाम याद नहीं आ रहा, क्योंकि इसरो के बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, वरना मैं बता देता। ठीक है। है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। दे ट्रांसमिट द डेटा टू द ग्राउंड स्टेशन और फिर उसे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। हाँ, एम आई ऑडिबल गाइस? मुझे पता नहीं कहां से अचानक डिस्कनेक्ट हो गया, पूरा एप्लीकेशन ही बंद हो गया था, मतलब अचानक से। ठीक है, चलो। सो कंटिन्यूइंग, इनसैट करके पूरा एक सैटेलाइट सिस्टम है इंडिया का। हेलो, हेलो। ओके, 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 लेट्स गो। एनी आइडिया ये ऐसा क्यों हो रहा है? अपने आप ही मतलब बंद हो रही है एप्लीकेशन। नहीं, इंटरनेट कनेक्शन तो ठीक है, पता नहीं क्यों हो रहा है आज ऐसा। ठीक है, चलो, लेट्स गो एड नाउ। ओके। बाय री बाय रिसेंटली, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ही इनॉग्रेटेड अ न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहां पे किया इनॉग्रेट उन्होंने? नोएडा, यस, नोएडा। एंड इट इज नेम एज जेवर इंटरनेशनल अवार्ड। पूर्वांचल में तो एक्सप्रेसवे उन्होंने किया था। पूर्वांचल वाला तो एक्सप्रेसवे था, एयरपोर्ट नहीं था। ओके। सो जेवर एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गाइस, पहले ये समझ लो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज इट विल बी इंडिया फर्स्ट नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट। नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट का मतलब किसी को पता है यहां पे? नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली, नो कार्बन इज एमिटेड। ये थोड़ा गलत हो जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, उसमें कार्बन जनरेशन होता है, राइट? बट इस एयरपोर्ट के आजू बाजू ट्री प्लांटेशन किया जाएगा टू एब्जॉर्ब द कार्बन।
इन सच अ वे कि जितना एमिट हो रहा है उतना ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। पता चल गया गाइस? So that is the reason it is called as India's first net zero emission airport. This can be a probable question that India का सबसे पहला net zero emission airport कौन सा है? तो answer is Noida International Airport. This airport will also be the second international airport to come up in the Delhi NCR region. देखो गाइस, नोएडा एक्चुअली में पार्ट कौन से स्टेट का है? यूपी का। लेकिन थोड़ा सा यूपी का पार्ट, थोड़ा सा हरियाणा का पार्ट और थोड़ा सा राजस्थान का पार्ट भी दिल्ली के एनसीआर रीजन में आता है। सो विद इन दैट रीजन दिस एयरपोर्ट विल बी द सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट। ठीक है, सॉरी सेकंड एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सॉरी माय बैड, सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिस एयरपोर्ट was developed by Yamuna International Airport Private Limited under Public Private Partnership Model। पीपीपी मॉडल क्या होता है पता है? पीपीपी मॉडल, जैसे कि अगर आपने लीला गांधीनगर होटल देखी हो तो उसमें आधा फंडिंग गवर्नमेंट का है, थोड़ा सा फंडिंग प्राइवेट इंडस्ट्री का है, एंड दोनों ने मिलके लीला बनाई है, द वन विच इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ गांधीनगर रेलवे स्टेशन। सो दिस टाइप ऑफ अंडरटेकिंग इज कंसिडर एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, दिस विल बी अ वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट and it will be playing a catalyst role for economic growth of India and the state of UP. UP is the only state in India to have 5 international airport। पता चल गया? यूपी में is the only state to have 5 international airport। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कौन सा यूपी में इनॉग्रेट किया था? इंटरनेशनल एयरपोर्ट, द फोर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये मैं पढ़ा चुका हूं, इसके लिए पूछ रहा हूं। वेरी गुड स्वयं, कौन सा एयरपोर्ट था? वेरी गुड। इतना इंपॉर्टेंट डिटेल, इतना इंपॉर्टेंट न्यूज आप भूल गए हो तो हो चुका, बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बिकॉज मैंने आपको बोला था कि स्पेशली श्रीलंका से डेलीगेट्स आए थे इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट के ओपनिंग के लिए। श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षा, उनके बेटे आए थे, नमाल राजपक्षा। मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया था आपको, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द हेरिटेज ऑफ बुद्धा। कुशीनगर was the place where Buddha passed away. He attained Mahaparinirvana. And the answer is Kushin। याद आ? हाँ, अब याद आया? कुशीनगर एयरपोर्ट के बारे में याद आया गाइस? आईआरएस वेला इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आज काफी डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। ओके गाइस, शुड आई गो हेड?
चलो आगे चलेंगे। स्वीडन, स्वीडन क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले मुझे स्वीडन का कैपिटल बता दो। हाँ, इतनी मेहरबानी करना, स्वीडन का कैपिटल सही से बता देना, ठीक है। द आंसर इज स्टॉकहोम। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। स्वीडन क्या में क्या हुआ रिसेंटली, दैट दे गॉट देयर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, बट थोड़े ही टाइम में शी हैड टू रिजाइन। ठीक है, बिकॉज जो एक और इंपॉर्टेंट पार्टी थी इन द कोलिशन, दे विथड्रू देयर सपोर्ट। सो हु इज शी? द आंसर इज मैगडेल एंडरसन। ठीक है, वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करती है? द आंसर इज सोशल डेमोक्रेट्स। और कौन सी पार्टी ने सपोर्ट ले लिया कोलिशन से, जिसके कारण उनको रिजाइन करना पड़ा? द आंसर इज ग्रीन पार्टी। ठीक है, द आंसर इज ग्रीन पार्टी। लिख लो गाइस। ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। मैंने हमेशा से आपको बोला है कि कहीं पे एनी वुमन इज गेटिंग इलेक्टेड एज द हेड ऑफ द स्टेट, तो आपको उनके बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, हो गया गाइस। नॉर्डिक कंट्रीज में तीन कंट्री आती है, एनएसडी। ठीक है, कौन सी आएगी एनएसडी में? हाँ, एनएसडी एफ आई, एनएसडी एफ आई। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। एफ आई मीन्स फिनलैंड, आइसलैंड। एक्रोनियम बना लो, एनएसडी एंड एफ आई। एफ आई मतलब फिनलैंड एंड आइसलैंड। ओके गाइस, चलेंगे आगे। चलो लेट्स गो एड। देखो, इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सोच समझ के आंसर देना। ठीक है, चलो। विच एजेंसी लॉन्च द डार्ट मिशन? वेरी गुड, नासा। कौन से एस्टेरॉइड को जाके स्पेसक्राफ्ट हिट करेगा? व्हाट इज द नेम ऑफ द एस्टेरॉइड? ये भी मैंने पढ़ाया था, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नो। वेरी गुड सिद्धांत एंड स्वयं, वेरी गुड। बाकी सब, बाकी एक को याद नहीं या गूगल कर रहे हो? द आंसर इज डिडिमोस। ठीक है, 3-4 दिन पहले दिस मिशन वॉज लॉन्च बाय नासा। ठीक है, एंड द स्पेसक्राफ्ट दैट वॉज यूज टू सेंड दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट इनटू स्पेस, वो स्पेस एक्स का था। तो कौन से रॉकेट की मैं बात कर रहा हूं? इट वॉज लॉन्च बाय अ स्पेस एक्स रॉकेट। द आंसर इज
फाल्कन 9। ठीक है, फाल्कन 9। ठीक है, चलो लेट्स गो एड। याद रहेगा ना ये चीजें? चलो लेट्स गो। MS Swaminathan is the considered as the father of Indian Green Revolution। अभी उनके ऊपर ही क्वेश्चन है नेक्स्ट। Who is the chief scientist of World Health Organization? वेरी गुड सिद्धांत, वेरी गुड। बाकी एक का भी आंसर नहीं आ रहा है। वेरी गुड गाइस। अनमोल, वेरी गुड। अभी जिन लोगों को इसका आंसर नहीं पता है वो लोग ढूंढ लेना, बिकॉज ये मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं। भाई टेड्रोस आधानो जिसने लिखा है वो इसके डायरेक्टर है। ही इज द डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मैंने तो चीफ साइंटिस्ट के बारे में पूछा है। ठीक है, सोम्या एंड खुशी, आपका आंसर करेक्ट है। अभी सोम्या ने आंसर सही लिखा है तो मैं बोल ही देता हूं। द आंसर इज सोम्या स्वामीनाथन। The answer is the chief scientist of World Health Organization is Soumya Swaminathan. Okay? Okay guys, चलो आगे चलते हैं। देखो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पिछले एक साल में 2 सबमरीन ऑलरेडी लॉन्च हो गई है। ठीक है, मैंने वैसे पढ़ा लेक्चर में, आपको पढ़ाया या नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे तो पढ़ाया ही है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया का कौन सी कंट्री के साथ है? प्रोजेक्ट 75 करके देयर इज अ प्रोजेक्ट, वो इंडिया का कौन सी कंट्री के साथ है? वेरी गुड, स्वयं खुशी। इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया विथ फ्रांस। नाउ द क्वेश्चन इज कौन सी चीज को लेके प्रोजेक्ट है? द आंसर इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 6 सबमरीन, 6 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन। इंडिया में स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन को इंडियन नेम है कलवरी क्लास सबमरीन। कौन से क्लास? कलवरी। स्कॉर्पिन का इंडियन नेम रखा गया है कालवरी क्लास सबमरीन। टोटल कितनी देनी है इंडिया और फ्रांस? कितनी? आंसर, ठीक है। टेक्नोलॉजी कहां से आएंगी? द आंसर इज फ्रांस। और उस टेक्नोलॉजी को यूज करके इंडिया कितनी सबमरीन बनाएगा? द आंसर इज 6। These submarines are not nuclear submarines. They are डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। कौन से टाइप की है? डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। अंडरस्टूड? इतना पता चल गया? ये सारी इंफॉर्मेशन लिखना, दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट। शुरू कर लो। जो मैंने बोला वही चीजें यहां पे लिखी है। ठीक है, आराम से पढ़ो। दैट हाउ दिस 6 submarine will be useful the in the Indian Ocean region। जो मैंने बोला आपको, ये सारी की सारी न्यूज यहीं पे ही लिखी है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो और लिख लो।
हो गया गाइस? शुड आई गो अहेड? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रिसेंटली द फोर्थ सबमरीन वॉज इंडक्टेड, जिसका नाम है वेला। नाम कितना जोरदार रखा है आप लोगों ने देखा, वेला। ठीक है, वेला। चलो अभी वेला के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट इज to strengthen our naval capabilities to deal with the influence of China or to protect India's interest in the Indian Ocean region. ये सबमरीन के बारे में कुछ न्यूज है, बस लिख लो। दैट सबमरीन इज इक्विप्ड विथ CP-03 टॉर्पीडो सिस्टम। ठीक है, कुछ फैक्ट्स इसके बारे में लिखना मुझे बहुत जरूरी लग रहा है, बिकॉज ये एक साल में इन द ईयर 2021 दो इंक्लूड हो गई है स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन। टोटल 4, लेकिन ये एक साल में 2 हुई है, इसके लिए मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, हो गया। एवरीबडी, शुड आई गो अहेड? क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मेरे हिसाब से आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बिकॉज अभी तक गवर्नमेंट की कोई आगू से कोई स्ट्रीमलाइन पॉलिसी नहीं आई है। लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, इसने कुछ कहा, इसने कुछ कहा। ऑफिशियली क्रिप्टो करेंसीज में आप ट्रेड करते हो, बट इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय RBI। ठीक है, सो जब कुछ होता है एक्चुअली में, तब क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, एल सल्वाडोर की तो हमने बात कर ली है। एल सल्वाडोर हैज मेड बिटकॉइन अ लीगल टेंडर, तो वो तो मैंने पढ़ा चुका हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फिर मजा आएगी। ठीक है, चलो अभी ये हो गया, मैं जाऊं आगे। ये हो गया सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, गूगल करे बिना आंसर देना। renminbi is a currency of which country? वाह सिद्धांत, वाह, मजा आ गया। अनमोल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो एक हिंट दे देता हूं, येन भी कहते हैं, रेनबीबी को येन भी कहते हैं, तो कौन सी कंट्री हुई? आप लोग कितना गलत सोच रहे हो गाइस। येन तो चाइना की करेंसी है, सॉरी जापान की करेंसी है। मैं जानता हूं सिद्धांत, मैं जानता हूं। मैंने येन लिखा तब भी सब चाइना ही लिख रहे थे। देखो गाइस, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री के कैपिटल्स एंड करेंसी नहीं आती है, तो आप लोग स्टेटिक का मुफ्त का 1 मार्क डेफिनेटली खो के आओगे। ठीक है, येन इज जापानीज करेंसी। युआन, युआन को कहा जाता है रेनमीबी। वो दोनों एक ही करेंसी का नाम है, जो चाइना की करेंसी है। ठीक है, अंडरस्टूड? चलो एक और हिंट देता हूं, एक दूसरी करेंसी के बारे में पूछ देता हूं, लीरा। भाई बीरा नहीं कहा मैंने, खुश मत हो जाना आप लोग। बीरा नहीं, लीरा, लीरा, LIRA।
ओके, अंडरस्टूड। हाँ, इट इज द राइट आंसर। माई ब्राजील नहीं, लीरा करेंसी है टर्की की, ठीक है। युआन और रैनमी दोनों एक करेंसी के कॉन्सेप्ट सबको पता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। सप्लाई एंड डिमांड से प्राइस डिस्कवरी कैसे होती है पता है? गाइस, एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ, थोड़ा इंटरनेट अनस्टेबल है। हेलो, सुनाई दे रहा है ठीक से? अरे बाप रे, एक मिनट रुक जाओ यार। अब सुनाई दे रहा है ठीक से? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? पता नहीं ना गाइस, आई एम सिटिंग। ओके ओके ओके, आई एम सिटिंग एट द सेम प्लेस। ठीक है, ओके ओके ओके। सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट पता है आपको? हाउ अ प्राइस इज डिटरमाइंड। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है लेकिन सप्लाई कम होता है तो प्राइसेस बढ़ते हैं, ठीक है। ये पता है। डिमांड ज्यादा है लेकिन प्रोडक्शन नहीं है उतना, तो प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है। और अगर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है लेकिन इतनी डिमांड ही नहीं है, सप्लाई बहुत ज्यादा है लेकिन डिमांड ही नहीं है, तो प्राइसेस डेप्रिशिएट होंगे, डिफ्लेट होंगे, ठीक है। अंडरस्टूड? नाउ पूरे वर्ल्ड में देर आर ओनली फ्यू मेजर कंट्रीज, there are only few major countries who are the major producer of oil, ठीक है। ऑयल, फॉर एन एग्जाम्पल, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ठीक है। पता है आपको? नाउ दिस कंट्रीज टुगेदर हैव एन ऑर्गेनाइजेशन which is called OPEC, OPEC प्लस नहीं, OPEC प्लस पे बाद में आएंगे, पहले OPEC समझो, पहले OPEC क्या है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ओपेक। ये ऑर्गेनाइजेशन 1960 में बनाया गया था ताकि ये सारी कंट्रीज मिल के प्रोडक्शन इस तरह से करे कि उनको जितना प्राइस मार्केट में उनको चाहिए वो मैनिपुलेट कर सके। अंडरस्टूड? ये कंट्रीज मिलकर क्या करती है, दे डिसाइड दैट प्रोडक्शन इन सच अ वे दैट दे कैन गेट अ बेटर रेट फ्रॉम द अदर कंट्रीज, ठीक है। चलो तो समझते हैं। नाउ रिसेंटली प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए बाकी सारी भी कंट्रीज है जो बहुत सारा ऑयल प्रोड्यूस करती है लेकिन दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ ओपेक, जैसे कि रशिया। रशिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल, बट वो ओपेक का पार्ट नहीं है।
तो इवन रशिया कैन डिसरप्ट द सप्लाई एंड डिमांड चेन, समझ रहे हो? अगर रशिया बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर दे तो भी आपका सप्लाई डिमांड चेंज हो जाएगा। तो ओपेक कंट्री ने सोचा कि हम लोग रशिया के साथ भी एक अग्रीमेंट साइन करें, रशिया और उनके जैसी कंट्रीज के साथ, ताकि हम लोग एक और बड़ा ग्रुप बनाए और प्राइसेस को आराम से कंट्रोल कर पाए। तो उन सारी ग्रुप को कहा जाता है ओपेक प्लस। ओपेक के अलावा वैसी और कंट्रीज जो लोग भी पेट्रोल प्रोड्यूस करते हैं, क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन पार्ट नहीं है ऑफ द ओरिजिनल ओपेक ऑर्गेनाइजेशन। ये दो चीजें पता चल गई। ओके। एंड ओपेक का हेडक्वार्टर इज इन वियना। कहां पे है हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, वियना, ठीक है, ऑस्ट्रिया में। मैं आपके लिए दो इमेजेस लाया हूं, वो एक बार देख लो कि ओपेक कंट्रीज कौन कौन सी है। देन आई विल कम टू द मेन पॉइंट। पहले देख लो ओपेक की कंट्रीज कौन सी है। मेजरली मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, ईरान, कुवैत, कतार, यूएई, सऊदी अरेबिया, ठीक है। दिस कंट्रीज आर मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। देख लो एक बार, देन मैं आपको दूसरा दिखाता हूं इमेज। ओके, नाउ लेट्स सी। देख लिया, जाओ आगे में, ठीक है। जस्ट हैव अ लुक। दूसरी देख लेते हैं ओपेक प्लस में कौन सी कंट्रीज आती है। ओपेक प्लस में कंट्रीज लाइक रशिया, सूडान, साउथ सूडान, ओमान, मलेशिया, ये सारी कंट्रीज भी आती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, याद रखना। व्हाई? बिकॉज एक हर एक कंट्री अपने पास अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व रखती है, जैसे इंडिया भी रखती है। नाउ व्हाट इज द पर्पस टू कीप दिस स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व? पहले मेरी बात सुनो, बाद में पढ़ना, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व क्यों रखे जाते हैं? टू मीट एनी इमरजेंसी। शायद वॉर हो जाए, फॉर वॉर यू नीड मोर ऑयल। शायद सप्लाई चेन में कुछ डिस्ट्रप्शन हो जाए, तो आपको इकोनॉमी के ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए कुछ ऑयल चाहिए। बेसिकली इंडिया हैज अ रिजर्व टू लास्ट 10 to 15 days, 10 से 15 दिन चले पूरे इंडिया की नीड्स, उतना ऑयल इंडिया के पास है। दिस ऑयल इज स्टोर्ड एट 3 places. Important to remember, strategic oil reserves are located in 3 places in India. कहां पे? विशाखापट्टनम, मैंगलुरु एंड पादुर, ठीक है। तो रिसेंटली इंडिया ने क्या किया? आफ्टर कंसल्टिंग विद यूएस, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया, ये 4 कंट्री के साथ बात करके ये चारों कंट्री ने डिसाइड किया, इंडिया को लेके 5, दैट वी विल सेल some portion of our strategic oil reserve in the market to bring down the prices of crude oil. समझ गए क्या हो रहा है? पर क्रूड ऑयल की प्राइस जो बहुत ही ज्यादा है, तो इंटरनेशनल प्राइस को मॉडरेट करने के लिए ये 5 कंट्री ने मिलकर अपना कुछ हिस्सा बेचने की बात की है। समझ गए आप लोग? ये कौन से मिनिस्ट्री ने लिया ये डिसीजन? द आंसर इज ऑयल मिनिस्ट्री। लिख लो, अब लिख लो। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता चल गया। ओपेक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसका हेडक्वार्टर भी आपको कभी पूछ सकते हैं एग्जाम में। कौन सी कंट्रीज ओपेक का पार्ट है ये भी पूछ सकते हैं शायद, ठीक है। लिख लो। और इंडिया का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व विशाखापट्टनम, मैंगलोर एंड पादुर में है, वो भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। लिख लो, ऑयल, ऑयल मिनिस्ट्री।
ओके गाइस, लिख लिया? चलेंगे आगे अभी, एवरीबॉडी? भाई सबका हो गया? ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड। ओके, डेमोक्रेसी समिट 2021, पूरे वर्ल्ड में द लीडर ऑफ द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, वो एक कंट्री को कहा जाता है। दिस इज कंसिडर्ड एज द लीडर इन द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। द कंट्री इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो उनके जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, ही इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डेमोक्रेसी समिट on December 9 and 10th. He has invited more than 100 countries around the world to participate in this event. But he has done something which will trouble China. तो क्या किया है उन्होंने? Now it is quite understandable that China को तो इसमें बुलाएंगे नहीं, because China is not a democracy. ठीक है, लेकिन he invited Taiwan to participate in this summit. Now that will definitely not go well with China. The reason is China considers Taiwan as a part of the main Chinese authority. मैंने आपको ताइवान और चाइना के रिलेशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया था. I hope you remember this one China policy, that there is no individual Taiwan, no individual Hong Kong. This all the places are part of China. ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ताइवान में रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट है, ROC, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ने हटा दिया था फ्रॉम द मेनलैंड चाइना. आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग. मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था ये आपको. ठीक है, so this will definitely not go well with China. ठीक है, लिख लो पहले इतना, आगे है इसके कंटिन्यूएशन में, पहले इतना लिख लो. और मैंने आपको ये भी कहा था कि ताइवान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी है, एंड द इलेक्शंस आर हेल्ड इन अ डेमोक्रेटिक वे इन ताइवान. ठीक है, लिख लो. हो गया? चले आगे. ओके ओके, लेट्स गो. इसके कंटिन्यूएशन में है, दिस समिट is having three important principles. The US has said that meeting on democracy will stimulate the initiative and commitments across three principal themes. ये थोड़ी हमें याद रखनी पड़ेंगी. Defending against authoritarianism. ठीक है, बेसिकली दिस इज टू काउंटर चाइना. चाइना को कहा जाता है एज एन ऑथोरिटेरियन रिजिम. रशिया के लिए भी है, बिकॉज रशिया इज परसीव्ड बाय एवरीवन एज अ ऑथोरिटेरियन रिजिम. ठीक है, फाइटिंग करप्शन एंड प्रमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स. दिस थ्री थिंग्स एक्चुअली आर द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, लिख लो. भाई डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. दैट वाज द डेफिनेशन गिवन बाय एब्राहम लिंकन. ठीक है, एब्राहम लिंकन ने कहा था ऐसा अबाउट डेमोक्रेसी, दैट डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. ठीक है, लेकिन डेमो का मतलब है पीपल
एंक्रेसी का मतलब है रूल. सो डेमोक्रेसी मीन्स पीपल्स रूल बेसिकली. ठीक है, पीपल्स रूल. डेमोक्रेसी इंडेक्स पढ़ा थोड़ा खतरे से खाली नहीं है. ठीक है, फिर मैं कुछ बोल दूंगा डेमोक्रेसी के बारे में, इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में, तो फिर थोड़ा यार छोड़ो यार. ठीक है, फिर कभी दिन, फिर किसी दिन. अभी बहुत अच्छा है, ऐसा ही मान लेते हैं हम. ठीक है, चलो ये हो गया. आगे चलेंगे गाइस. मानिया जल्दी लिख लो. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट लेडी जज कौन है? हु वॉज द फर्स्ट लेडी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सिद्धांत वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ऋषित वेरी गुड. अनमोल वेरी गुड. अरे ये सारी चीजें आईक्यू की बुक में दी हुई है, तो मेहरबानी करके पढ़ा करो. ठीक है, फॉर योर स्टैटिक पार्ट. फातिमा बीवी. ठीक है, जस्टिस फातिमा बीवी. ठीक है, ओके गाइस, अब हो गया. मान्या आपका हो गया. जाओ मैं आगे. वर्ल्ड की मोस्ट सेलिब्रेटेड गन AK, उसका फुल फॉर्म क्या है? AK का फुल फॉर्म क्या है? AK-47 नाम तो सुना होगा ना. ऑटोमेटिक कलाशनिकोव. ठीक है, ऑटोमेटिक कलाशनिकोव. ठीक है, चलो. AK-203 असॉल्ट राइफल्स इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको पता होना चाहिए दैट रशियन प्रेसिडेंट इज गोइंग टू विजिट इंडिया इन दिसंबर. मैंने आपको लास्ट टाइम भी पढ़ाया था कि प्रेसिडेंट पुतिन के आने से पहले एक मीटिंग होने वाली है. वो कौन से फॉर्मेट में होने वाली है? लास्ट टाइम ही पढ़ाया था गाइस, तो आपको याद रहना चाहिए. 2+2 फॉर्मेट में मीटिंग होगी फॉर द फर्स्ट टाइम विद द रशियन काउंटर पार्ट्स. 2+2 मीटिंग मतलब हमारे डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, और उनके भी डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, उनकी मीटिंग पहले होने वाली है. एंड बाद में प्रेसिडेंट पुतिन खुद आने वाले हैं. ठीक है, नाउ वी हैव अप्रूव्ड अ 5,000 करोड़ डील टू मैन्युफैक्चर 7.5 लाख. आप समझ सकते हो 7.5 इज अ ह्यूज अमाउंट. AK-203 असॉल्ट राइफल्स इन उत्तर प्रदेश अमेठी. ठीक है, अमेठी एक जमाने में राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी लोकसभा की. ठीक है, अब स्मृति ईरानी जी की है. ठीक है, एंड आप समझ सकते हो अगर 7.5 लाख असॉल्ट राइफल बनाने की बात हो रही है, दैट मीन्स इंडियन आर्मी इज प्लानिंग टू रिप्लेस द ओल्ड इंसास राइफल विद दिस बेटर इक्विप्ड AK-203 राइफल्स. ठीक है, इट विल बी द मेन गन फॉर द इंडियन आर्मी इन द कमिंग ईयर्स. AK-203 लिख लो. Which air defense system is India going to acquire from Russia? ये भी लास्ट टाइम पढ़ाया था. क्या नाम था? सिद्धांत एकदम करेक्ट. आद्रिका वेरी गुड. बाकी सब भूल गए, वो भी इतनी बड़ी बात भूल गए. मैंने वो आपको काफी डिटेल में पढ़ाया था दैट उसकी रेंज 400 किलोमीटर तक की है. It is considered as one of the most advanced air defense system in the world. The answer is S-400. S-400. ठीक है, Triumph. Yes, S-400 Triumph. Okay guys,
इंडियन आर्मी, आई थिंक देर आर क्लोज टू 13 लाख डिफेंस पर्सनल्स अप्रोक्सीमेटली। जब मैंने लास्ट कुछ डेटा पढ़ा था तब 13 लाख जितनी स्ट्रेंथ है पूरी की पूरी इंडियन आर्मी की। ठीक है, ओके गाइस, जाऊं मैं आगे? ठीक है, चलो। कौन सा स्टेट है इंडिया का विच प्लान्ड दैट दे विल हैव 3 states as capital? तेलंगाना गलत है, मैं जानता था। द आंसर हियर इज आंध्र प्रदेश। आपके सीनियर्स को मैंने पढ़ाया था व्हेन लास्ट ईयर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये बिल पास किए थे टू हैव 3 कैपिटल्स। वन विल बी एग्जीक्यूटिव कैपिटल, वन विल बी legislative, and one will be judicial capital. But recently, 3 days ago, the Chief Minister of Andhra Pradesh, Jagan Mohan Reddy, he decided that they will not go ahead with this plan and they will only keep Amravati as the capital of Andhra Pradesh. तेलंगाना का कैपिटल क्या होगा? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश का कैपिटल होगा अमरावती। अमरावती पहले के बिल में इट वॉज कौन सा कैपिटल था? लेजिस्लेटिव। विशाखापट्टनम वॉज एग्जीक्यूटिव, and Kurnool was perceived as judicial. Okay, and 2 bills have been passed to do this particular act, मतलब 3 को हटा के 1 करने के लिए। आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन। ये जो पहला बिल है इसको पास करके अब सिर्फ अमरावती ही कैपिटल है, वो प्रोविजन है इस बिल के। और जो दूसरा बिल है आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजनल डेवलपमेंट एक्ट, ये बिल क्या कर रहा है? अमरावती जो स्टेट कैपिटल है उसके बारे में बात कर रहा है ये वाला। ठीक है, जो अथॉरिटी बनाई गई थी अमरावती को डेवलप करने के लिए उसको हटाया जा रहा है, डेवलपमेंट वाला जो एक्ट है उसका। और डिसेंट्रलाइजेशन वाला जो एक्ट है उस एक्ट के अंदर 3 को हटा के अब से सिर्फ एक ही कैपिटल होगा, वो किया जाएगा। पता चल गया 2 एक्ट क्या कर रहे हैं एवरीबॉडी। जो डिसेंट्रलाइजेशन वाला है वो क्या करता है? 3 को 1 में मर्ज करता है, दैट विल बी अमरावती। और जो उसके ऊपर वाला है रीजन डेवलपमेंट एक्ट, वो क्या है कि एक बॉडी बनाई गई थी जो अमरावती को डेवलप करने का काम उस बॉडी को सौंपा गया था, उसको नलिफाई करने के लिए वो वाला एक्ट पास किया गया। ठीक है, लिख लो। पोषण महीना कब सेलिब्रेट किया जाता है? इन विच मंथ पोषण अभियान एंड पोषण मंथ इज सेलिब्रेटेड? वेरी गुड, वेरी गुड। सितंबर। द आंसर इज सितंबर। चलो हो गया एवरीबॉडी, जाऊं मैं आगे? भाई बिरसा मुंडा वाला रिवॉल्ट कब हुआ था? बिरसा मुंडा रिवॉल्ट, जो उन्होंने रिवॉल्ट किया वो क्या था? अरे बाप रे, अरे इतना तो मैंने ऐसा बोला कि 1857 में हुआ। 1992 लिख रहे एक भाई साहब।
अरे अरे, अपनी नोट्स लिखी है आप लोगों ने? हाँ सिद्धांत, मेरा क्वेश्चन ये है, जो बिरसा मुंडा ने रिवॉल्ट किया था, बिरसा मुंडा ने रिवॉल्ट किया था, वो रिवॉल्ट कौन सी साल में हुआ था? ये मैंने, हम झारखंड दिवस के बारे में पढ़ रहे। अरे वेरी गुड सिद्धांत, एक्सीलेंट। 1875 में मान्या उनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1875 में तो बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। मैंने जब पढ़ाया था तब मैंने बोला था 1899, 1899 में ही रिवॉल्टेड। और उस रिवॉल्ट को कहा गया था द उल्लूघन, द ग्रेट रिवॉल्ट। देखो, बिरसा मुंडा के ऊपर मैंने 2-3 स्टार करवाए हैं आपको। आप ऐसी चीज मत भूल जाना, मैं सच में कह रहा हूं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ाए थे मैंने तब। मुंडा रिबेलियन कब हुआ था? 1899, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। विच विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया? इंडिया में हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड कौन सा है? शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, दे आर नॉट द हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड गाइस। और आई एम इन अ डीप स्टेट ऑफ शॉक कि आपको ये नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट। मैंने गैलेंट्री अवार्ड पूछा है, मैंने सिविलियन अवार्ड्स नहीं पूछे हैं। गैलेंट्री अवार्ड जवानों को दिए जाते हैं, ठीक है। चलो मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुन लो। भारत रत्न ये सारे सिविलियन अवार्ड्स है, ठीक है। लेकिन गैलेंटरी अवार्ड्स बहादुरी के लिए देश के जवानों को दिए जाते हैं। पहले ध्यान से अभी सुनो मेरी बात। गैलेंटरी अवार्ड्स आर दोज अवार्ड विच आर गिवन टू द सोल्जर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है उसे कहा जाता है परमवीर चक्र। ऐसा सुना है कभी परमवीर चक्र? विक्रम बत्रा, मतलब पिक्चर देख लिया लेकिन डिटेल्स भूल जाते हो आप लोग। विक्रा, मनोज पांडे, ठीक है। दे आर द पीपल हु गॉट परमवीर चक्र फॉर 1999 कारगिल वॉर, ठीक है। तो दैट इज द हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड, फॉलोड बाय महावीर चक्र। ऐसा सुना है नाम महावीर चक्र? ठीक है, वो सेकंड पोजीशन पे आता है। एंड द थर्ड पोजीशन इज वीर चक्र। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। तो अभी रिसेंटली आपने कुछ ऐसा पढ़ा है किसी इंसान को महावीर चक्र दिया गया है? कौन है, किसको दिया था? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अवार्ड्स देते हैं। महावीर चक्र किसको मिला था? चलो देख लेते हैं। महावीर चक्र कर्नल संतोष बाबू। If you guys remember, he was the commanding officer of the Bihar regiment in the Galwan Valley sector, जहां पे हमारा क्लैश हुआ था with the Chinese officials. So in that event he was martyred. So he has been awarded Mahavir Chakra for resisting the Chinese army attack in the observation post. और इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। आपके सीनियर्स को पढ़ाया था मैंने, ये ऑपरेशन स्नो लेपर्ड है नाम, ठीक है, लिख लो। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये सारे अवार्ड सिविलियंस को दिए जाते हैं, ठीक है। फॉर डिफेंस पर्सनल्स, फॉर गैलेंटरी, ब्रेवरी, ये 3 अवार्ड दे आर द टॉप मोस्ट अवार्ड, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड है, शौर्य चक्र भी है, कीर्ति चक्र भी है, ठीक है। लेकिन आई थिंक दैट हमें इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी एक साथ सारे अवार्ड्स पढ़ा दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट लेक्चर में शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र पढ़ेंगे, ठीक है। लिख लिया ये एवरीबॉडी? Okay, now he was the commanding officer of that regiment.
but along with him there were number of jawans also who lost their life. I think close to 21 or 23 jawans of India lost their life. I hope you guys remember that. So they have also been awarded वीर चक्र. उनको कौन सा अवार्ड मिला है? वीर चक्र. ठीक है, पता चल गया. महावीर चक्र कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू, उनको मिला है. एंड द रेस्ट ऑफ द जवान्स दे हैव बीन अवॉर्डेड वीर चक्र. चलो आगे चलते हैं. वीर चक्र और किस मिला है? अभिनंदन वर्तमान, द इंडियन एयरफोर्स एस पायलट. इनको वीर चक्र क्यों दिया गया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद? बिकॉज ही शॉट डाउन पाकिस्तानी F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट इन बालाकोट एयर स्ट्राइक. ये भी आप सबको याद होगा. ठीक है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है? एनीबडी? इस ऑपरेशन का नाम क्या था? वेरी गुड सिद्धांत. बालाकोट तो जगह थी जहां पे स्ट्राइक की गई थी, लेकिन इस ऑपरेशन का एक नाम था, एक कोड था. जैसे हमने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड देखा, इन द सेम वे इस ऑपरेशन का जब हमारे एयरफोर्स ऑफिसर्स दे स्ट्राइक द पाकिस्तानी टेररिस्ट कैंप्स इन पीओके, उसका भी एक नाम था. थोड़ा याद करो, बहुत फनी सा नेम है. सिद्धांत ने सही बताया है. द आंसर इज ऑपरेशन बंदर. याद आया किसी को? पढ़ा हो ऐसा? ऑपरेशन बंदर. ठीक है, नहीं यार, स्पाइस मिशन नहीं है. स्पाइस करके तो हमारे पास बॉम्ब है. ठीक है, देखो 2 साल पुराना भले है, बट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज द ऑफिसर हैज बीन गिवन दिस वीर चक्र अवार्ड. ओके, अंडरस्टूड गाइस? ओके गाइस, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. ठीक है, आपको कुछ पूछना है आज तो पूछ लो. ठीक है, बाकी थैंक यू. और अपने करंट अफेयर्स रिवाइज करते रहिए. आपकी मार्च में एग्जाम है. ठीक है, वो मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं है. मार्च में एग्जाम है. लास्ट 6 महीने के ऊपर ज्यादा फोकस देना है, मैं कह रहा हूं. ठीक है, अरे भाई, मैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूं जो आपको देनी है इन ऑर्डर टू गेट इनटू सम गुड कॉलेजेस. ठीक है, मेरी बहन है, मैं जानता हूं उसकी एग्जाम आ रही है. ठीक है, अरे मार्च कहां से हो गया यार, मई में होगी. ठीक है, ओके गाइस, गुड बाय, टेक केयर एंड रिवाइज वेल. ठीक है.